हेलो टीचर्स, हम लोग यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। सृजनात्मकता, अवधारणा एवं बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। यानी एक तरह से आज का टॉपिक ही है सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता का तत्व क्या है ना, और किन किन प्रकार से ये बच्चे इससे प्रभावित होते हैं और इसका क्या विशेषता होता है बच्चों के जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास सृजनात्मकता के संदर्भ में। सृजनात्मकता जो है शब्द वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से आया हुआ है। सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीन उत्पाद की रचना या रचना संबंधी योग्यता। नवीन दृष्टि में सृजनात्मकता स्थिति अन्वेषात्मक होती है। अन्वेषात्मक मतलब होता है खोजने वाला, कुछ नया खोजने वाला। विद्वानों ने सृजनात्मकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उसे अपनी अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे। जेम्स ड्रोवर महोदय का कहना था सृजनात्मकता के संबंध में कि यह मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन है। नवीन रचना या उत्पादन किसने कहा? जेम्स ड्रोवर ने। क्रो ने क्या कहा कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक इकाई है। मौलिक परिणामों को, जो मौलिक चीज़ है ना, ओरिजिनलिटी, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है? मानसिक प्रक्रिया क्या है? सृजनात्मकता है। क्रो का कहना था। ऐसे याद रखिएगा हिंट के लिए, क्रो मतलब मेंटल टाइप, क्रो बार बार काँव तो क्रो मौलिक परिणाम मतलब बेसिक चीज़ जो भी है उसमें हो हल्ला करना है ना, तो ऐसा टाइप में। क्रो को सृजनात्मक मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। स्टेगनर एवं कार्वोस्की के द्वारा किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन। जब पूर्ण या आंशिक उत्पादन आए तो स्टेगनर और कार्वोस्की होंगे। जेम्स ड्रोवर महोदय के अनुसार से, जेम्स ड्रोवर महोदय का सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रो के अनुसार से सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया सृजनात्मकता है। किसने कहा? क्रो ने। स्टेगनर एवं कार्वोस्की ने क्या कहा? किसी नई वस्तु पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ड्रेवडाहल का देख लेते हैं। ड्रेवडाहल महोदय का क्या कहना है? ड्रेवडाहल, देखिए एक बार में याद होना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको बार बार रिपीट करना होगा। 3 से 4 बार जहाँ पढ़िएगा वो याद हो जाएगा। जेम्स ड्रोवर नवीन रचना या उत्पाद है। क्रो मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। स्टेगनर और कार्वोस्की नई वस्तु क्या है? पूर्ण या आंशिक उत्पादन। ड्रेवडाहल महोदय का कहना है कि सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है। क्या करता है? तो सृजनात्मकता या वस्तु और विचार का उत्पादन है जो क्या हो, जो अनिवार्य रूप से नया हो, जिन्हें पहले कोई व्यक्ति न जानता हो, है ना। तो 4 हम लोग विद्वानों का यहाँ पर परिभाषा देखें सृजनात्मकता के संबंध में। जेम्स ड्रोवर, क्रो, स्टेगनर एवं कार्वोस्की एंड ड्रेवडाहल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है। हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये बालक सृजनात्मक है या यह व्यक्ति सृजनात्मक नहीं है, या उसकी क्या क्या खासियत होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक होती है कि कहने का मतलब कि हर जगह सृजनात्मकता हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन यही है कि किसी में ज़्यादा मात्रा होता है, किसी में मात्रा इसकी कम होती है। दूसरा पॉइंट आता है, यद्यपि सृजनात्मकता योग्यताएं प्रकृति प्रदत्त होती हैं, यानी ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संरचना है सृजनात्मकता, लेकिन प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा इनको विकसित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति प्रशिक्षित है या प्रशिक्षण के द्वारा यदि व्यक्ति में सृजनात्मकता कम मात्रा में, तो उसको विकसित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता प्राकृतिक प्रदत्त होती है, लेकिन प्रशिक्षण द्वारा उसे विकसित किया जा सकता है। तीसरा विशेषता है सृजनात्मकता का, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पादन किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। पृथक रूप से दिए गए तत्वों से नए एवं ताज़ा सम्मिश्रण का निर्माण करना। क्या चीज़ करना है? तो तीसरा पॉइंट कह रहा है नए वस्तु को उत्पन्न करना। तत्वों से, जो भी तत्व मौजूद है उससे नया एवं ताज़ा सम्मिश्रण का निर्माण करना। पहले से ज्ञात तथ्यों या सिद्धांतों का ही फिर से पुनर्गठन करना, किसी पूर्व ज्ञात शैली में सुधार करना इत्यादि सृजनात्मकता है। उतना ही सृजनात्मक कार्य है जितना कि रसायन विज्ञान में किसी नया तत्व को ढूंढना या गणित में किसी नए फॉर्मूला को खोजना। सृजनात्मकता में केवल इस बात के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी ऐसी वस्तु का पुनरावृत्ति नहीं
होना चाहिए जिसका व्यक्ति को पहले से ज्ञान हो, है ना। हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट बोला कि सार्वभौमिक होता है, यानी सब में थोड़ा थोड़ा पाया ही जाता है। अगला पॉइंट हम लोग को बताया कि सृजनात्मकता के संबंध में कि सृजनात्मकता प्राकृतिक प्रदत्त होता है और ये नहीं भी है तो उसमें विकसित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट बताया कि जो सृजनात्मकता है वो एकदम नवीन हो, पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, पहले से उस चीज़ के बारे में कोई जानता हो या किसी व्यक्ति को पहले से उस चीज़ के बारे में पता नहीं हो तब वो सृजनात्मक कहलाएगा। कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद तथा संतुष्टि का स्रोत होती है। हाँ, जो व्यक्ति सृजन कर रहा है उसके लिए वो आनंद, और यदि कोई मान लीजिए कवि जो है वो अपना रचना कर रहा है तो उसको आनंद भी मिलेगा अपने रचना में और संतुष्टि भी मिलेगी। सृजक जो देखता है या अनुभव करता है उसे अपने तरीके से प्रकट करता है। सृजक अपनी रचना द्वारा ही अपने आप की अभिव्यक्ति भी करता है। सृजक अपने ही तरीके से वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं को लिखता है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि रचना प्रत्येक व्यक्ति को वही अनुभव एवं वही संतोष प्रदान करे जो रचनाकार को प्राप्त हुआ है। ठीक है, कवि जो है संतुष्टि प्राप्त कर रहा है किसी कविता को रचना करके या कोई नया रचनावान जो है सो उसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उस रचना को पढ़ करके उस नए खोज के बारे में जान करके उतना ही लाभान्वित हो, उतना ही संतुष्ट हो, ऐसा ही अनुभव करे जैसा वह रचनाकार कर रहा है। पांचवा पॉइंट आता है सृजनात्मकता का विशेषता में, सृजक वह व्यक्ति है जो अपने अहम को इस प्रकार प्रकट करता है, अहम है ना, गर्व, अहम को इस प्रकार प्रकट करता हो कि यह मेरी रचना है, यह मेरा विचार है, मैंने इस समस्या का हल किया है। अतः निर्माणात्मक क्रिया में यह अहम अवश्य सम्मिलित रहता है, यानी जो सृजनात्मक है उसके निर्माण में अहम अवश्य सम्मिलित रहता है। 6 नंबर पॉइंट, सृजनात्मक चिंतन बधा हुआ चिंतन नहीं होता है। इसमें कई विकल्पों तथा इच्छित कार्यप्रणाली को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है ना। कि सृजनात्मक जो है वो चिंतन अब खुद को चिंता में रख करके नहीं करता है ना, उसके पास कई विकल्प रहते हैं तथा अपना इच्छित कार्यप्रणाली चुनता है जिससे उसको नया चीज़ सृजन करने का स्वतंत्रता मिले। तो सृजनात्मकता जो है वो किसी चिंता में बंद कर नहीं करता है। जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसके पास कई विकल्प होते हैं और वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक इच्छित कार्यप्रणाली को चुनता है। 7 नंबर पॉइंट आता है विशेषता में, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। वैज्ञानिक आविष्कार, कविता, कहानी, नाटक आदि लिखना तथा नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध आदि में से कोई भी क्षेत्र इस प्रकार के व्यक्ति का नींव बन सकता है। यानी व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में भी कोई नया सृजन कर सकता है ना। इसके पास असंख्य अवसर प्रदान करता है। कहानी, कविता, नाटक, वैज्ञानिक आविष्कार, डांस, चित्रकला, शिल्पकला, राजनीति, संबंध है ना, सब में। 8 नंबर पॉइंट आता है जो कि विद्वानों के बारे में कहा गया है कि जेपी गिलफोर्ड, टोर्नेंस, ड्रेवडाहल आदि कई विद्वानों ने सृजनात्मकता के विधि तत्वों को खोजने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि विचारधारा, मौलिकता, लचीलापन, विविधतापूर्ण चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने तथा बनाने की योग्यता आदि सृजनात्मक प्रक्रिया में सहायक माने हैं। इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका 8 नंबर पॉइंट है ना, ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ आता है, ये तत्व हो गया। किस चीज़ का? सृजनात्मकता का ये सब तत्व है। यदि पूछा जाए क्या कि सृजनात्मकता का तत्व क्या है, तो एक विचारधारा, प्रवाहात्मक विचारधारा, मौलिकता, लचीलापन, विविधतापूर्ण चिंतन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें सृजनात्मकता के तत्व हैं। अगला पॉइंट, सृजनात्मक चिंतन का एक प्रमुख प्रकार है। सृजनात्मक चिंतन को कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो सृजनात्मक चिंतन मतलब एक चिंता मतलब परेशान है, टेंशन है, नहीं, कुछ नया करने का जो चिंतन होता है उसके बारे में कहा जाता है। कुछ नया निर्माण करना, कुछ नया उत्पाद बनाना। तो सृजनात्मक चिंतन का सबसे लोकप्रिय अर्थ गिलफोर्ड 1967 द्वारा बतलाया गया। उन्होंने चिंतन को 2 भाग में बताया। तो सृजनात्मक चिंतन कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। किसने बांटा? 1967 में गिलफोर्ड महोदय ने। किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। उनका पहला पॉइंट है कि अभिसारी चिंतन, है ना,
है ना, अभिसारी। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति, अभिसारी देखिए पिक्चर में ड्रॉ किए हुए तो उससे आपको पता है कि अभिसारी चिंतन जो है तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है ना, सही निष्कर्ष पर पहुंचने, ये पॉइंट आपको बताया जा रहा था ऐसे करके जो आप साइड में पिक्चर हम दिए हुए हैं कि एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो अलग अलग रास्ता अपनाया गया है ना, अलग अलग नया नया कुछ भी सृजन किया गया, ये सब क्या सृजना, ये कहलाता है अभिसारी, है ना, अभिसारी कहलाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति रूढ़िवादी तरीका अपनाकर अर्थात समस्या संबंधी दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका समाधान करता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति बहुत आसानी से एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन कर लेता है ना, ये बहुत आसानी से एक निश्चित क्रम में चिंतन करता है। एक तरह से कह रहा है कि यानी कि अभिसारी चिंतन को कह सकते हैं कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्ज करना है, और अपसारी चिंतन डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है। तो अभिसारी चिंतन सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रूढ़िवादी तरीका अपना करके, है ना, जो पहले से उसके पास सूचना है उसके आधार पर समाधान करता है ना। जबकि अपसारी चिंतन क्या है, तो अपसारी चिंतन ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में जो चिंतन को बांटा है गिलफोर्ड महोदय ने, उसके बारे में देख रहे हैं। तो अभिसारी चिंतन हो गया। अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। पॉइंट वही है, समस्या वही है। अपसारी चिंतन में क्या होता है, गिलफोर्ड महोदय दो तरह का चिंतन दिए, अभिसारी और अपसारी। तो अपसारी चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, अलग अलग दशा में, जो आपको पिक्चर से हम ड्रॉ किए हुए हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि ये एक समस्या है। अब इस समस्या के का समाधान करने के लिए अलग अलग दिशाओं में, है ना, अलग अलग दिशाओं में चिंतन करके समाधान करने का कोशिश करता है। जब वह भिन्न भिन्न दशाओं में चिंतन करता है तो स्वभावतः वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर चिंतन करता है कि ठीक है, इस समस्या का समाधान ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। अब इसमें से सबसे जो सटीक होगा, है ना, और जो सबसे उस समस्या के लिए जो सबसे सुनिश्चित कदम होगा उसको उठाना पड़ता है, उसी समस्या वही उसका हल होता है। तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति अलग अलग समस्या समाधान के लिए सृजन तो नया नया विचार किया ही ना, तो ये हो गया अपसारी चिंतन। तो इस तरह के चिंतन की एक और विशेषता यह है कि जो इसे अभिसारी चिंतन में अलग करती है कि इसमें व्यक्ति आसानी से पूर्व सुनिश्चित कदमों के अनुसार चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कुछ नया एवं मूल चिंतन करना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के तुल्य माना है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक, अपसारी हो गया, अपसारी क्या है, सृजनात्मक है, अलग अलग दिशाओं में इसको ढूंढना पड़ता है, समस्या समाधान क्या हो सकता है इसका समाधान। लेकिन अभिसारी चिंतन कैसा था, रूढ़िवादी तरीका अपनाकर, है ना, जैसे ध्यान दीजिएगा, अभिसारी चिंतन रूढ़िवादी तरीका अपना करके, और अपसारी चिंतन कैसा होता है, तो नया नया मतलब नया नया आइडिया खोज करके वो समस्या का समाधान करने का कोशिश। तो ये अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मक होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं टॉपिक हम लोग का, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या है। तो देखते हैं सृजनात्मक बालक का विशेषता क्या है। पहला विशेषता है कि उसमें कुछ खास गुण और विशेषता, जिससे आप पहचान सकते हैं एक शिक्षक के तौर पे, एक माता पिता होने के कारण आप अपने बच्चे में भी पहचान सकते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में इस गुण को पहचान सकते हैं कि वो कितना सृजनात्मक है। जैसे पहला पॉइंट है विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, ओरिजिनलिटी होना, है ना, तो मौलिकता का प्रदर्शन यदि बच्चा करता है तो सृजनात्मक है। विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वो अपने विचारों, कार्यों एवं योजनाओं के अत्यंत सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देता हुआ हर बात को अधिक विस्तार से कहना और करना चाहता है ना। कोई छोटा सा बात कोई बहुत एक्सप्लेन करके करता है तो विस्तारीकरण का प्रवृत्ति सृजनात्मकता में पाया जाता है। व्यवहार में आवश्यक लचीलापन का परिचय, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो ये, ऐसा नहीं, उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये समस्या का समाधान इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, ये बात सही नहीं तो दूसरा तरीका। चौथा पॉइंट आता है उसमें जटिलता होता है, अपूर्णता होता है। अपूर्णता मतलब कुछ गलती करेगा तभी तो नया फिर पॉइंट उसको मिलेगा, नया कुछ नया खोजेगा। असमरूपता के प्रति उसका लगाव होता है, अतः वह खुले दिमाग से सोचने में विश्वास रखता है। हम अंडरलाइन किए हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को आप देखते जाइएगा तो उससे भी आपको शॉर्ट पॉइंट पता चल जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट, वह समायोजन में सक्षम होता है एवं उसकी साहसिक कार्यों में प्रविष्टि होती है। समायोजन अपने आप को कर सकता है माहौल के अनुसार से, जिस माहौल में साहसिक कार्य में किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ता है तो अपने साहसिक कार्य के द्वारा निकल जाता है उस समस्या से। अगला आता है
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि केमिस्ट्री में खोज किया गया था कि रेडियो सक्रियता के बारे में, रिएक्टिव एक्टिविटी, तो जो भी किया गया वो साहसिक कार्य था कि ये नुकसानदेह किरण है। जब हेनरी बैकरेल इससे प्रभावित हो गए थे, फिर भी मैडम क्यूरी उस पर एक्सपेरिमेंट की थी, तो उसमें साहसिक कार्यों को प्रविष्टि उसे पाई जानी, साहसिक कार्य करने का क्षमता होता है जो सृजनात्मक होता है। 6 नंबर पॉइंट, वह एक रास्ता और उबाऊपन की अपेक्षा कठिन और टेढ़ी मेढ़ी जीवन पथ से आगे बढ़ना पसंद करता है। एक रास्ता उसे पसंद नहीं होता, यानी मोनोटोनस होना, उबाऊ काम नहीं करना, यानी कि सीधा और सरल जीवन जीने की अपेक्षा वो टेढ़ा मेढ़ा जीवन पथ को अपनाना पसंद करता है, जिसमें नया खोज करने, कुछ नया करने की उसमें चाह होती है, कुछ नया सीखने की चाह होती है। कोई 7 नंबर पॉइंट, वह अस्पष्ट गूढ़ एवं अव्यक्त विचारों में रुचि रखता है ना, अपने आप में बहुत गूढ़ रहता है और हर व्यक्त विचार को नहीं कर पाता है बहुत। 8 नंबर पॉइंट, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और उसके ज्ञान का दायरा भी विस्तृत होता है। पॉइंट नंबर 9, कैसे आप जान पाएंगे कि व्यक्ति सृजनात्मक है या नहीं, बालक सृजनात्मक है नहीं, तो उसमें चुस्ती, सजगता, ध्यान एवं एकाग्रता की प्रचुरता होती है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की पर्याप्त योग्यता होती है कि अच्छा ये निर्णय सही है तो भी मेरा है और गलत है तो भी निर्णय मेरा लिया हुआ है। 11 नंबर पॉइंट, उससे अपने सीखने या प्रशिक्षण को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने की योग्यता पाई जाती है ना, कि एक परिस्थिति से, यदि इस परिस्थिति में सीख रहे हैं और दूसरे परिस्थिति में जा रहे हैं, दूसरे परिस्थिति, मान लो कि ठीक है अभी हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यदि हमको अभी तुरंत हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में वो रचना भी कर पाए, तो इस तरह का प्रवृत्ति उसमें पाया जाता है। समस्याओं के प्रति उसमें उच्च स्तर की संवेदना पाई जाती है कि समस्या किस तरह का है और वो जितना संवेदना युक्त होगा उतना ही अच्छा सृजनात्मक होगा, क्योंकि हर सूक्ष्म कड़ी को वो पकड़ता है। उसकी विचार व अभिव्यक्ति में अत्यधिक प्रवाहात्मकता पाई जाती है, यानी बहुत अच्छे से अपने विचारों को प्रवाहित कर सकता है, बता सकता है। समस्या के किसी नवीन हल या समाधान तथा योजना के किसी नवीन प्रारूप का उसकी ओर से सदैव स्वागत ही किया जाता है। कोई नया समस्या है तो नया समस्या से डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि उसका हल खोजने का प्रयास करता है और स्वयं भी अथक प्रयास करता है। उसके 15 पॉइंट, उसके सोचने विचारने के ढंग में केंद्रीय करने में रूढ़िवादिता के स्थान पर विविधता एवं प्रगतिशीलता पाई जाती है। वह रूढ़िवादिता तरीके नहीं सोचता है कि एक ढाडे पर जिस समस्या का समाधान पहले मेरे पूर्वज करते आए हैं, जो हमारे शिक्षक करते आए हैं उसी तरह से हम करें, या जो मेरे मित्रवत करते हैं, वो अलग तरीके से सोचता है कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना, या कैसे इसका विचार जो है सबके हित में जा सकता है। उसमें प्रगतिशीलता पाई जाती है, रूढ़िवादिता नहीं पाई जाती है। 16 नंबर पॉइंट, उसमें उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति, ग्राह्यता एवं परख क्षमता पाई जाती है। 17 नंबर पॉइंट, अन्य समान बालकों की अपेक्षा आत्मसम्मान के भाव और अहम को तुष्टीकरण करने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है ना। अन्य समान बालकों की अपेक्षा आत्मसम्मान के भाव और अहम के तुष्टीकरण की आवश्यकता कुछ अधिक ही पाई जाती है कि अच्छा हम अच्छा किए तो मेरा बड़ाई होना चाहिए, ऐसा उसमें पाया जाता है। और आत्मानुशासित भी बच्चा होता है। वह अपने व्यवहार और सृजनात्मक उत्पादन में विनोद प्रियता, आनंद, उल्लास, स्वच्छंदता एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा बौद्धिक स्थिरता का भी प्रदर्शन करता है। क्या क्या होता है सामान्य बालक की अपेक्षा सृजनात्मक बालक में? आत्मसम्मान का भाव होता है, उसके अहम का तुष्टीकरण होना चाहिए, ये ऐसा मानता है। आत्मानुशासित होता है, व्यवहार और सृजनात्मक उत्पादन में उसमें विनोद प्रियता होता है, आनंद उठाता है, उल्लास करता है, आज़ादी पसंद करता है और बौद्धिक स्थिरता का प्रदर्शन करता है। 18 नंबर पॉइंट, उसमें उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति, जिसे सृजनात्मक कल्पना का नाम दिया जाता है, पाई जाती है ना। किसी चीज़ को लेकर यदि ऐसा हुआ तो क्या कल्पना कर सकता है, उसमें बहुत विशेष कल्पना शक्ति पाई जाती है। 19, विपरीत एवं विरोधी व्यक्तियों और परिस्थितियों को सहन करने और उनसे सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। यदि उसको विपरीत परिस्थिति आ रहा, विरोधी है, तो उसके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, ये सृजनात्मक व्यक्ति में गुण पाया जाता है। 20 नंबर पॉइंट, आप जान सकते हैं कि कोई बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, तो उसकी कल्पना अथवा दिव्य स्वप्नों का संसार भी काफ़ी अद्भुत एवं महान होता है। यदि जो कल्पना करता है उसका कल्पना का विचार भी बहुत महान होता है। अगला पॉइंट है 4th नंबर, हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता में क्या देखना है। तो बालकों में हम लोग देखें कि प्राकृतिक सृजनात्मकता तो प्राकृतिक प्रदत्त होती है, लेकिन इसमें यदि बच्चों को ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है तो बच्चे क्रिएटिव होने लगते हैं। जैसे बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना, प्रवाह, उसमें मौलिकता, लचीलापन, विविध चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने तथा बनाने की योग्यता आदि कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनके विकास सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कौन कौन से सुझाव है जो कि एक बच्चे में सृजनात्मकता को विकसित कर सकता है?
तो उसको उत्तर देने की स्वतंत्रता दीजिए। यदि वर्ग में बच्चा है या घर में बच्चा है तो वो बोलता है कोई चीज़ तो उसको बोलने का स्वतंत्रता दीजिए। हर प्रश्न जो आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों किए तो उसका उत्तर देने का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यों किया 2 थप्पड़ जमा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी उत्तर देने का स्वतंत्रता देना होगा। दूसरा, उसको अभिव्यक्ति के लिए अवसर, कपड़ा पहनने की अभिव्यक्ति हो गया, बोलने की अभिव्यक्ति हो गया, घूमने की अभिव्यक्ति हो गई, तो इन सब चीज़ की अभिव्यक्ति उसे मिलनी चाहिए, तभी सृजनात्मक हो सकता है। तीसरा, मौलिकता तथा लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, है ना। यदि मौलिक बात, यदि बहुत बेसिक फंडामेंटल ओरिजिनल बात बोल रहा है, ओरिजिनल चीज़ कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना होगा। लचीलापन को कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उस लचीलापन को आपको प्रोत्साहित करना होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, उचित अवसर एवं वातावरण प्रदान करना। आप अच्छा माहौल बच्चे को दीजिएगा, सही माहौल, यदि सीखने वाला माहौल दीजिएगा तो वो बच्चा सीखेगा ही, सृजनात्मक होगा ही। समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना। यदि आसपास के समुदाय में यदि पर्यावरण है तो पर्यावरण से ही उस क्या सृजन कर सकता है, पर्यावरण में क्या बदलाव कर सकता है, उससे संबंधित। यदि किचन में ज़्यादा है तो क्या खाना बनाने में कुछ नया क्रिएटिव कर सकता है ना। यदि बोलने में है तो बोलने में वो किस तरह का कार्य में नया कुछ खोज सकता है। तो ये इस तरह की प्रवृत्तियाँ उसको विकसित किए जा सकती हैं समुदाय के द्वारा। अगला आता है सृजनात्मक चिंतन के अवरोधों से बचाना। तो अवरोध, उसके सृजनात्मक चिंतन में अवरोध भी बहुत आते हैं। वो जैसे कि एकाकीपन पसंद करने लगता है, अकेले रहना, है ना। तो इस तरह से उसको उन अवरोधों से बचाना भी होगा एक अभिभावक और शिक्षक होने के नाते। 7 नंबर पॉइंट, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना होगा। एक बच्चा मान लीजिए मार्क्स कम ला रहा है मैथ्स में यदि मार्क्स ला रहा है, भले उसका प्रोसेस अलग तरीके से, जैसे एक टीचर बताए हुए उस प्रोसेस से नहीं ला करके आंसर को दूसरे ही तरीके से लाता है, लेकिन आंसर सही ला रहा है, तो वहाँ पर उसके सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना होगा, ना कि हतोत्साहित करना होगा। विज्ञान में ठीक है, उस सिद्धांत को रटने के बजाय वो एक्सपेरिमेंट करके चाह रहा है कि हम इसको साबित करें, तो उसको करने का मौका दीजिए, है ना। तो या फिर मूल्यांकन जो कीजिए तो सिर्फ उसके मार्क्स बेसिस पे नहीं, उसके गुणों के आधार पे, ओवरऑल गुणों के आधार कि कितना रचनात्मक है बालक। 8 नंबर पॉइंट, सृजनात्मकता के विकास के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग करना। जैसे कि विशेष तकनीकों का प्रयोग करके कैसे बच्चों का, यदि कोई बच्चा बाहर घूम करके यदि कर सकता है, साइकिलिंग में, ट्रैवलिंग में, ट्रैकिंग में, है ना, नया प्रयोग करके यदि सीखना चाहता है तो उसको प्रयोग का अवसर देना होगा और तभी वो सृजनात्मक हो सकता है। तो ये आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। निश्चित है आज सृजनात्मकता का जो चैप्टर है हम लोग का ख़त्म हो गया, सृजनात्मकता वाला। इससे संबंधित प्रश्नों को भी मैं लेकर आऊँगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ के फॉर्म में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार आप इस चीज़ को, वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको काम ज़रूर करेगा। कोशिश कीजिए कि कम से कम इस वीडियो को सप्ताह में एक बार देख लिए, आज देख लिए जैसे, तो फिर 3 दिन बाद इसको आप रिपीट कर लीजिए। 3 दिन बाद ज़रूर उस वीडियो को, पुराने जो दिखाया हुआ वीडियो, उसको रिपीट कीजिए, फिर कुछ दिन बाद उसको रिपीट कर लीजिए। और यदि एक सप्ताह में यदि 3 बार आपका रिपीटेशन हो जाएगा तो इस पर आपका कमांड हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। और विशेष तौर पे जो विद्वानों का कथन है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, और कुछ खास जो बिंदु है उसको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के साथ या अभिभावकों के साथ भी, क्योंकि ये अभिभावक भी इससे सीख सकते हैं, माता पिता के भी बहुत काम का चीज़ है क्योंकि बालक के संबंध में, तो उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू। पेट्रोल ऐड खासी।